नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला एनडीए की सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करते हैं। हालांकि अगर नंबर गेम को आप समझेंगे तो नंबर गेम के अंदर सीधे तौर पर राधा कृष्णन को बहुत ज्यादा बढ़त यानी कि आप मानकर चल सकते हैं कि जब परिणाम आएंगे तो नए उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन होंगे। लेकिन क्या वाकई में ये दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और क्या ये एक माइंड गेम है? माइंड गेम इस तरीके से कि अगर जो आंकड़ा फिलहाल एनडीए के पास है, अगर उस आंकड़े के अंदर सेंधमारी करते हुए इंडिया गठबंधन सफल होता है तो क्या बिहार इलेक्शन पर इसका असर हो सकता है? और अगर इंडिया गठबंधन के अंदर सेंधमारी करते हुए एनडीए सफल होता है तो भी क्या इसको इंडिया गठबंधन में बिखराव के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि नजरें उद्धव की शिवसेना पर है। क्या वहां से राधा कृष्णन को वोट आएंगे? नजर दरअसल उन पार्टियों के उन सांसदों पर है जो पार्टी लाइन से इतर होकर वोट कर सकते हैं, क्योंकि विहिप लागू नहीं होता। और ये हमने इससे पहले के इलेक्शन में देखा भी। इन सब के बीच में बीआरएस का बाहर होना, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का समर्थन होना, क्या इसने सारे समीकरणों को बदल दिया है? आज बात इसी मुद्दे पर कि इस रेस के अंदर अगर पहले से वाकई में तय था कि जीतना कौन है, तो भी क्या इस प्रतिस्पर्धा की तरफ जाना जरूरी और इसके पीछे का मॉरल संदेश क्या है जो दोनों पार्टियां ढूंढ रही? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। शुरुआत प्रतीक आपके साथ, क्या मानकर चल रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर क्या परिणाम आपकी नजर में हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। जिस तरीके से धनखड़ साहब को हाउस अरेस्ट करके और इस तरीके इस्तीफा दिलवाया गया, उसके बाद भी चुनाव हुए। और निश्चित तौर पे कल आपने देखा था कि एनडीए की जब मीटिंग हुई, इस्तीफा दिलवाया गया? बिल्कुल दिलवाया गया, क्योंकि वो खुद ऑफिशियली तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सेहत खराब और मैंने इस्तीफा दिया। आपके पास बाइटेक है वो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा लेटर है प्रॉपर भाई। अब आपको बताता हूं मैं। उसके बाद में एक आरटीआई लगी थी राष्ट्रपति भवन के अंदर और उससे पूछा गया राष्ट्रपति भवन में कि उपराष्ट्रपति महोदय कब राष्ट्रपति भवन आए थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि कब आपने ये इस्तीफा स्वीकार किया, और दोनों के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने ये कहा है कि सूचना उपलब्ध नहीं है। और दूसरा जो सवाल था उसके अंदर तो ये भी कहा गया कि गजट नोटिफिकेशन से उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। तो इसकी कोई बाइट नहीं है। और ना उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जो थे पहले, वो अभी सामने आकर के उन्होंने बताया नहीं है कि मैंने इस्तीफा दिया है। उनके ऑफिशियली अकाउंट से इस्तीफा हुआ है। तो राष्ट्रपति भवन में आपको मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप बताइए ना। नहीं हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन में अगर कोई जाता है तो उसका लॉग होता है? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसका परिणाम आपकी नजर में क्या होगा? मैं पहले वो सवाल आप गौण करके मैं पूछ रहा हूँ कि लॉग होता है कि नहीं होता राष्ट्रपति भवन में कोई जाता है या तो, और इस्तीफा अगर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि बिना एडीसी के राष्ट्रपति किसी से भी नहीं मिलती है, तो उसका लॉग होता है और उस लॉग के अंदर वो चीजें उपलब्ध नहीं है। अब दूसरी बात मैं करता हूं कि आप पूछ रहे थे कि क्या होगा इसका परिणाम। कल एनडीए की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर चिराग पासवान मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे ये तो बीजेपी वाले बताएंगे। और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें, क्योंकि नायडू साहब की स्थिति भी इस तरीके से ही है, नीतीश साहब की भी है और लोगों की भी है। तो ये 6 बजे बाद जब रिजल्ट आएगा तो अपेक्षाकृत हो सकता है कुछ चौंकाने वाला भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन कांग्रेस के पास में या इंडिया गठबंधन के पास में जितने वोट हैं, हमें निश्चित तौर पे उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। अटल खंडेलवाल जी, आपके पास 432 के आसपास का आंकड़ा है, इसमें आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं प्रतीक जी की बातों का कि जिस तरीके से वो कयास लगाते हैं ना, और जो अपडेट नहीं होते। चिराग पासवान जी का आज स्टेटमेंट आ गया था
उनको सुन लेना चाहिए था कि उन्होंने क्या कहा है। कल तो नहीं आए और थे रही मीटिंग में। बात कल से मतलब नहीं, इसीलिए कहता हूँ अपडेट रहा कर, मतलब रहना चाहिए। तो वोट देने आए थे, प्रवक्ता पता को लग हमेशा जाएगा, 6 अपडेट बजे रहना बाद पता चाहिए। लग जाएगा। और एक कहावत है, मन के लड्डू फीके क्यों और फीके नहीं तो थोड़े क्यों। तो ऐसा ये इस राष्ट्रपति चुनाव से कयास लगा रहे हैं। और इसी हमने पहले भी कहा था कि भाई जो सीपी राधाकृष्णन जी है बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया। उससे पहले उन्होंने वो राज्यपाल रहे झारखंड के, तो वहाँ पर भी उनका बहुत ही बढ़िया सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो उनको अपन मनोनीत करते हैं और सब मिलकर के उपराष्ट्रपति बना देते हैं। बट तब भी इनकी सहमति नहीं रही और अब ये आशा ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमको ज़्यादा मिल जाए वोट। अब पूर्व जो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे जगन मोहन रेड्डी साहब, उन्होंने आपके सामने अपनी पार्टी के लोगों से बोल दिया कि एनडीए के साथ जाओ। बीजेडी है वो दूर खड़ी है, आप बीजेडी है, बीआरएस है वो दूर खड़ी है, कहा जा रहा है, पंजाब है ना, ठाकरे की है, तो इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल है। तो जहां तक आप हमारा जो नंबर गेम बनता है वो 422 का बनता था, जो अभी ऐसा लगता है कहीं 434 से 39 तक हम लोग इसमें सीटें लेंगे। और ये बहुत बड़ा अंतर है जो 391 है एक राष्ट्रपति चुनने के लिए उससे। और नहीं, अब तो वो वैसे भी कम हो गया, अब तो वो 386 हो गया। हाँ करेक्ट, अब वो 386, क्योंकि ये लोग जो नहीं ले रहे पार्टिसिपेशन, उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो 386 के आंकड़े से ये बहुत बड़ा गैप है। और ये शो ये करता है कि जो हमारी योजनाएं हैं उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोग भ्रम जाल में फंस नहीं रहे। इसमें योजनाएं कहां से आ गई सर? राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं। आप ऐसे समझिए, इसमें कोई कॉमन मैन थोड़ी ना वोट कर रहा है। बिल्कुल, वापस मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, आप तो उस गलियारे के अंदर ही मौजूद हैं जहां से खबर भी आनी है और नए उपराष्ट्रपति भी आने हैं। वोटिंग क्योंकि लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इंटरनली वोट काउंट भी हो गए होंगे। आपको क्या लग रहा है, प्लस किसकी तरफ होगा? ये तो तय है कि जीतना कौन है, लेकिन प्लस किधर होगा? देखिए, अगर अभी तक के ब्रेकिंग की आप बात करें इस समय की, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल तरीके से कहा जा रहा है वो तो ये है कि 6 बजे तक की वोटिंग है और 6 से 8 में काउंटिंग होगा, लगभग 8 बजे के आसपास नतीजे आएंगे। अब ब्रेकिंग की अगर बात करें तो मैं आपको मॉरल ब्रेकिंग बता सकती हूं। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि आज तक के जितने भी जो 15 अभी तक उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा आंकड़े इस बार विपक्ष को आने हैं, यानी इंडिया गठबंधन। तो भले ही हमारी आंकड़ों के मामले में हार जीत हो, लेकिन मॉरल जीत तो इस बार इंडिया गठबंधन की है। अब ये मॉरल जीत क्यों है? क्योंकि जो शक्ति प्रदर्शन वर्सेस शक्ति प्रदर्शन है, यानी एनडीए की ताकत वर्सेस इंडिया की ताकत है, वो सीधा सीधा बैटल ग्राउंड में जाने वाली है बिहार के। क्योंकि अब इसमें एसआईआर एक बहुत बड़ा पीछे का वो रहा, तो एसआईआर में जिस तरीके से विपक्ष एकजुट रहा, तमाम तरीके की बातें रही, तो मॉरल ग्राउंड्स पर मानसिक जीत विपक्ष मान रहा है कि अभी तक इस बार हम टूटे नहीं, इस बार एब्सकॉन्ड भी उस तरीके से नहीं हुआ। तो अब ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन अभी मैंने विपक्षी सांसदों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि मॉरल जीत हुई है, सबसे बड़े अच्छे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन या आईएनडीआई गठबंधन इसमें ही अपनी जीत मान रहा है कि वो एक साथ बने रहे, बस यही जीत है। बस जीते ना जीते अलग इशू है, फिलहाल एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही बड़ी जीत है। देखिए एक बात, हाँ जाहिर तौर पे इसलिए वजह समझते हैं। देखिए वैसे भी विजेंद्र, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कोई बहुत रोचक इलेक्शन नहीं होते। मैं लंबे समय से कवर करती आ रही हूँ। देवेगौड़ा जी की जब सरकार थी, जो सबसे ज्यादा अस्थायी सरकार मानी जाती थी, वो भी, उसमें भी जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो सरकार के बने। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है कि जिसकी सरकार है उसका प्रेसिडेंट, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ही बनेगा। इसलिए ये तो मामला पहले दिन से तय था। अब यहाँ पर बात आती है
भारतीय जनता पार्टी ने जो सीपी राधाकृष्णन को किया उसके वजह दूसरी है, उसके पॉलिटिकल वजह भी है, संवैधानिक वजह भी है, और वो वजह भी है कि कैसे हमको कुर्सी, क्योंकि राज्यसभा को एक बेहतर सुचारू रूप से एक समझदार व्यक्ति और एक तरीके से जिसको संवैधानिक पदों के बारे में अच्छे से पता हो, वो चला चुके हो, वो चलाएं। लेकिन विपक्ष की वजह थी विचारधारा की लड़ाई, हम वॉक ओवर नहीं देंगे। पिछली बार भी मार्गरेट अल्वा को लड़ाया था, मार्गरेट अल्वा और जो उनकी जो आंकड़ा था वो बहुत ज्यादा था। तो अंततः विजेंद्र, मैं ये कहना चाहूंगी, जगदीप धनखड़ अंत 74% वो थे। तो इस बार की सत्ता पक्ष की 3 लड़ाई है। पहली लड़ाई क्या है कि हमको 74% से ज्यादा मार्जिन लाना है, जिससे जो ये बातें उठती हैं कि क्या हुआ था, कौन बीमार हुआ था, सरकार ने ऐसा क्या किया, क्यों जगदीप धनखड़ से नाराज हुए, वो बात गौण हो जाए। दूसरी बड़ी बात है कि जो मार्जिन है, जो दोनों का फासला है, वो बहुत लंबा होना चाहिए। बीजेपी ये बताना चाहती है कि जीतो वो भी स्वैग के साथ, आंकड़े बड़े होते हैं, मार्जिन बड़ा होता है। तो जाहिर तौर पे उस स्वैग के लिए 2 दिन की पाठशाला, कार्यशाला लगाई गई। तो अब केवल और केवल इस पूरे चुनाव का टारगेट यही था कि परसेंटेज, कोई भी क्रॉस वोट ना हो, एब्सटेन ना हो, कोई भी वोट ऐसा ना हो जो खारिज हो जाए, जो प्रधानमंत्री ने कहा भी। और विपक्ष का भी यही बात थी कि हम वॉकओवर नहीं देंगे। हम बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब अडानी पर राहुल बोलते थे, कितना अच्छा होता कि जब सदन के अंदर मुद्दे होते हैं और जब विधेयक पास हो रहे होते हैं, अदिति, उस दौरान अपोजिशन ये कहे कि हम वॉकओवर नहीं देंगे, हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे, हम इस पर 6 घंटे बहस करेंगे, 10 घंटे बहस करेंगे, बायकॉट नहीं करेंगे। कितना अच्छा हो कि वहां भी मुद्दों के साथ, विधेयकों के साथ वॉकओवर ना हो, और ऐसा ना हो कि हंगामे के बीच में बिना चर्चा के बिल पास हो जाए। वापस मैं आपके पास आऊंगा देवेंद्र शास्त्री जी, क्योंकि विहिप लागू नहीं होता है और इसलिए पार्टी किसी पर सीधे तरीके से एक्शन भी नहीं ले सकती है। आपको लगता है कि विहिप जारी ना होना सांसदों को स्वतंत्र करता है कि उनको जिसको वोट करना है करें, या वो उस स्थिति में होते हैं कि नहीं, पार्टी की विचारधारा को ही माने, चाहे अपनी विचारधारा खिलाफ ही क्यों ना? देखो विजेंद्र, अब तक के उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं, उपराष्ट्रपति के चुनावों को एक बोरिंग एक्टिविटी की तरह से देखा जाता है। सत्तारूढ़ दल जो होता है उसके हिसाब से ये चुनाव जो है संपन्न हो जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे नहीं जाते। और दूसरी बात, इस वाले चुनाव में चूंकि सिर्फ 2 साल बचे थे जगदीप धनखड़ जी के कार्यकाल के आगे और बीच में वो चले गए, और भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल विपक्ष उठाता रहा है। तो एक गिमिक्स पैदा हुई कि भाई क्या इस वक्त कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जो चौंका दे देश भर को। तो देखिए, उसके लिए डिबैकल के लिए, इतने बड़े डिबैकल के लिए जिस तरह के मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है विपक्ष को, वो विपक्ष के अंदर है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से आज के दिन सत्तारूढ़ दल अपनी व्यवस्थाएं देखता है, खरीद फरोख्त से लेकर के उतार चढ़ाव, दबाव एजेंसी, उसके मुकाबले अगर आप सरकार को हराना है तो फिर आपको एक जबरदस्त ढंग का कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त होती है। मैं नहीं हूं आपके साथ, चैनल भी नहीं है सर। मैं ये कह रहा हूं कि हर तरह के दबाव इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें कोई आप मतलब शंका मत करिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष के पास उस तरह का मैनेजमेंट है ही नहीं। तो इसकी तो आप छोड़ दीजिए कि रिजल्ट क्या होंगे, रिजल्ट तो एकदम पानी की तरह से स्पष्ट है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस या विपक्षी को कोई पहले जो तय निर्धारित उनकी संख्या है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, इसमें भी मुझे शक है, क्योंकि उस तरह का मैनेजमेंट कहीं हमको दिखाई नहीं दिया। झूठी सच्ची कहानियां आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन ये कोई चांस नहीं है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको कोई बहुत बड़ी, देखिए 2-4 वोटों की इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, व्यक्तिगत ताल्लुकात में भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा डिबेकल पॉसिबल नहीं। ठीक है अदिति, मेरे साथ और पैनल, लेकिन एक और सवाल आपसे, क्या इसको इंडी गठबंधन का बिहार से पहले लिटमस टेस्ट कह सकते हैं कि भाई वो एक बार फिर चेक करना चाह रहे हैं कि सब साथ है भी या नहीं है? नहीं, देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव को आप बिहार का सेमीफाइनल की तरह से नहीं देख सकते हैं। इसमें देखिए उतनी
उतनी इंटेंसिटी के साथ ये चुनाव नहीं लड़े जाते हैं कि एक स्टेट पे उसका असर पड़ेगा। हाँ, साइकोलॉजिकल आप थोड़ा बहुत मान सकते हैं। अगर हार जाती है सरकार तो समझ लीजिए उसका असर पड़ेगा। विपक्ष को तो हारना ही है, पहले से तय है ये चुनाव। सर, हार ये भी होती है कि भाई आपका जो साथी है वो साथी ने मजबूती से हाथ पकड़ा भी हुआ है नहीं पकड़ा हुआ है। अदिति, क्योंकि हमने बिहार के इलेक्शन के अंदर मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, और वो दोनों पार्टियों के अंदर है कि हमने गठबंधन को देखा है एक दूसरे के साथ मिलते हुए। तो क्या वाकई में इसका असर पड़ेगा कि अगर मानिए वोट इधर से उधर हो जाते हैं तो इंडी गठबंधन पर क्वेश्चन होगा कि भाई देखिए, आप तो उस इलेक्शन में भी एकजुट नहीं जिसमें परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। एब्सोल्युटली, आप देखिए इंडिया गठबंधन की जहां जहां पर उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस में आई है वो तब आई है जब आम आदमी पार्टी वर्सेस हरियाणा में भी कांग्रेस हो गया था। आप देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी ऐसे लड़ी कि कांग्रेस के वोट कट गए। तो अब तक इंडिया गठबंधन पे लोग विश्वास इसलिए ही नहीं कर पाए कि हम लोग देश में तो साथ लड़ेंगे लेकिन हम स्टेट्स में अलग अलग लड़ेंगे। बंगाल में आप देख लीजिए, तमाम केरला से लेकर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब आपने पूछा बिहार के रणभूमि में क्या होगा। भाई, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और 2014 से मैं बीजेपी कवर कर रही हूं, ये समझ लीजिए पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का हो, देश का हो और एक सीट का उपचुनाव हो, वो चुनाव जीतने के लिए ही लड़ते हैं। मंशा यही है। और भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन, आपने सडनली देखा होगा कि आजकल कहते हैं पॉलिटिक्स मतलब परसेप्शन, पॉलिटिक्स मतलब नैरेटिव, उस नैरेटिव को बनाया गया है। इसीलिए ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी को नहीं पता है कि उसके पास इतना ज्यादा मैंडेट है। भाई 422 का आंकड़ा है, 391 तो जीत का आंकड़ा है और 422, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री कार्यशाला में बैठ रहे हैं। अंतिम प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक भी वोट खारिज नहीं होना चाहिए। लोग गलत बातें करते हैं। वजह क्या है? जीत का आंकड़ा और साइकोलॉजिकल। आप बिहार में ही मैसेज देना चाहते हैं कि एनडीए ज्यादा मजबूत है, एनडीए हिला भी नहीं और इंडिया गठबंधन हिल गया, इंडिया गठबंधन की एकजुटता। तो जो मैसेज गया, जहां पर बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पे तो बाद में बात आएगी, पहला नैरेटिव तो यही जाएगा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत था। और यही वजह है, अगर एक भी वोट इधर उधर होता है तो बीजेपी यही नैरेटिव कहेगी कि ये क्या साथ आएंगे या आपके लिए क्या कर लेंगे अगर ये उपराष्ट्रपति के अपने खुद के उम्मीदवार पर साथ नहीं आ पाए। इसलिए ये लेकिन अपोजिशन ने, इंडी गठबंधन ने कितने पार्टियों के अध्यक्षों के साथ बातचीत की, कितनों को अपने सपोर्ट में लाने की कोशिश की, कितनों के साथ टॉप लीडर्स ने मुलाकात की कि भाई आप हमारे कैंडिडेट की तरफ आइए, की क्या है सब? देखिए, जहां तैयारी का जिक्र, मैं छोटा सा आपको उदाहरण बता दूं। जिस दिन फॉर्म भरे जा रहे थे, जिस दिन जो नॉमिनेशन देना था उसके एक दिन पहले मैंने बीजेपी की तैयारी देखी। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस दिन पार्लियामेंट में थे। तो आप देखिए, किरण रिजिजू के कमरे में 160 लोगों को साइन करने थे। 4 फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म में 40 साइन होते हैं, 20 प्रस्तावक होते हैं, 20 अनुमोदक होते हैं, 160 साइन थे। एक डिसिप्लिन था, कतार थी, किसको किस समय आना है, मंत्रियों को कब साइन करना है। और फिर नेक्स्ट डे नॉमिनेशन फाइल हुआ। एक दिन बाद हुआ इंडिया गठबंधन का नॉमिनेशन फाइल, और मुझे याद है वो आखिरी दिन था पार्लियामेंट का, और जयराम रमेश आवाज लगा रहे थे कि अरे भैया साइन करना है, अरे कहाँ हो तुम लोग, अरे सांसदों को इकट्ठा करो। तो मैं पहली तैयारी की बात कर रही हूँ। इसलिए तैयारी में, नैरेटिव सेट करने में, परसेप्शन सेट करने में बीजेपी के आप, ठीक है दीदी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। प्रतीक, दरअसल सवाल यही है, हम जंग के मैदान में उतरते तो हैं, लेकिन क्या हम इस मंशा से उतरते हैं कि हमें जीतना है, या इस मंशा से उतरते हैं कि नहीं दूसरे को लगे कि हम भी मैदान में? विजेंद्र भाई, आप देखिए कि अभी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री मोदी लास्ट की रो में बैठे थे। 2017 के चुनाव में आपने बैठा हुआ देखा था क्या? 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में आपने बैठा हुआ देखा था क्या? ये प्रधानमंत्री का लास्ट रो में बैठना, पूरे दिन बैठे रहना, ये दिखाता है और ये बताता है कि वहां पर भी इस बात की शंका है कि सेंधमारी हो सकती है। इसीलिए बोल रहे थे कि एक एक वोट वैल्यूएबल है। दूसरी बात, आप बोले कि सारे जो पार्टी हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने बैठ करके, अरे पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग हुई थी, सारे पार्टी के नेता उसके अंदर मौजूद थे। जब जो हमारे कैंडिडेट हैं इंडिया के, जब वो वहां पर उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था,
था, सबने उसी समय पर ही अपना समर्थन दे दिया था। और उसके बाद भी धीरे धीरे आप देखिए हर जगह हर पार्टी के नेता से और वहां उस एरिया में जाकर के वो मिले थे। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के पास जो आंकड़ा है उससे ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उस कार्यशाला में बैठना ही बताता है कि किस तरीके से हताशा और निराशा है कि उनका नंबर कम होने वाला है। जीत भले ही जाए लेकिन नंबर जरूर कम होगा। चलिए, आपने ये तो मान ही लिया है कि इलेक्शन तो एक तरफा है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है। लेकिन अटल खंडेलवाल जी, क्या वाकई में वजह यही रही कि सबको कहा गया कि भाई एक एक वोट देना है, महत्वपूर्ण देना है? और क्या इंडिया गठबंधन के भी कुछ अलायंस के साथ बातचीत की गई, उनके पार्टियों के साथ बातचीत की गई कि भाई आप इधर वोट डालिएगा? देखिए, ऐसा है विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की रेस में आती है या परीक्षा में आती है तो बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं। मेहनत करना, प्रबंधन, ये हमारा कार्यकर्ता, मतलब प्रधानमंत्री जी लास्ट रो में बैठने का मतलब है पहले वो एक कार्यकर्ता है, उसके बाद उनके पास एक दायित्व है। तो ये एक देश प्रथम जैसी भावना है, ये नहीं कि ठीक है हम जीतेंगे, या शास्त्री जी जैसे बात कर रहे थे कि भाई पहले बहुत सारे प्रबंधन होते थे। आप याद कीजिए संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त में जिस तरीके से विप के अगेंस्ट जाकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद थे उन्होंने वोट किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग थे, वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, सांसद भी थे, वो जाकर के और अगेंस्ट करना। देखिए, कितने प्लस वोट की उम्मीद कर रहे हैं? मैं ये मानता हूं कि 434 से लेकर के 439 तक वोट आएंगे, और आप ये आश्चर्य में देखेंगे कि भारत और उनके जितने लीडर्स हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि हम मेहनत करते हैं। ठीक, देवेंद्र शास्त्री जी, मान लीजिए 10-15 वोट दोनों ही पार्टियों के इधर उधर हो जाते हैं किसी एक की तरफ, कोई मेजर चेंज आना है इससे? कुछ नहीं आना है। देखो विजेंद्र, अभी जो एक बात को हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो जिस तरह की इंटरनेशनल लेवल पे कूटनीतिक मूवमेंट चले हैं और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जिस तरह का तनाव आया है, उसमें सरकार के ऊपर एक दबाव आया, जनता के अंदर एक माहौल बना। तो इसमें देखिए ये डाउट होना किसी भी सब्जेक्ट पार्टी के लिए संभव है कि भाई किसी तरह का डिबेकल इस स्टेज पे होगा तो हमको ज्यादा नुकसान होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अपनी प्रिकॉशंस ले रही है। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो विपक्ष में कांग्रेस ले लीजिए या विपक्षी पार्टियों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके पास इस तरह के क्राइसिस से में जीत हासिल करने के लिए जिस तरह के मैनेजमेंट की आवश्यकता है वो लैक करता है। एक बात। दूसरी, मतलब क्यों लैक कर रहा है वो मैं आपको बता दूं कि वो केवल आत्मा की आवाज पे विश्वास कर रहे हैं। भाई आत्मा की आवाज कितनी तरीकों से मारी जा सकती है हम देख रहे हैं, तो इसलिए केवल आत्मा की आवाज से कुछ नहीं होने वाला है। आत्मा की आवाज जो है निकल भी सकती है और बंद भी हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को फेस करने के लिए विपक्ष को एक जबरदस्त ढंग का स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट करने वाला एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, तब कोई जाकर के ये इस तरह की चीजों में जीत ठीक है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अटल खंडेलवाल जी, प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया, अदिति आपका भी शुक्रिया। देखिए, जीत लगभग तय है, लेकिन खेल सिर्फ आंकड़ों का है और उन आंकड़ों के साथ मॉरल विक्ट्री का है। अगर एनडीए के अंदर 10 से 15 प्लस होते हैं तो एनडीए बताएगा कि इंडी गठबंधन एकजुट नहीं है, और अगर इंडी गठबंधन के मूल आंकड़े में 10 से 15 प्लस होते हैं तो वो ये कहेगा कि एनडीए के अंदर का मैजिक खत्म हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।